उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के निर्णय अनुसार उत्तराखंड खेल नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड खेल नीति 2021 लागू होने पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि खेल नीति प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए उत्कृष्ट एवं प्रभावी साबित होगी। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। खेल नीति के तहत खिलाड़ियों के पोषण से लेकर उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाने तक के विषयों पर प्रावधान बताए गए हैं। क्या है खेल नीति का मकसद? देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रुचि बढ़ी है और जिस तरह खेल के क्षेत्र में अनेक संभावनाओं ने आकार लिया है, उसी के मद्देनजर उत्तराखंड में भी एक खेल नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी। चूंकि उत्तराखंड से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी पहचान बनाने में कामयाब हो चुके हैं, इसलिए प्रदेश में युवाओं के लिए खेल नीति 2021 बनाई गई है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड खेल नीति 2021 में खेल, खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर तथा संबंधित पूर्ण सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। हल्द्वानी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने FTI मैदान में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी रूपा देवी द्वारा की गई। अतिथियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पदक, मेडल व नकद पुरस्कार भी दिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि न्याय पंचायत ब्लॉक प्रमुख स्तर से जीतकर जनपद स्तर खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई। खेल जीवन के लिए बेहद अहम है। खेलों से बच्चों का शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है और ऊर्जा बने रहती है। कोरोना ने पढ़ाई के अलावा बच्चों को खेलों से भी दूर रखा और कई बड़े टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को जिला स्तर पर खेलों में प्रतिभाग करने हेतु बधाई दी और नेशनल स्तर पर प्रतिभाग करने, मेडल लाने हेतु शुभकामनाएं भी दी। ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी रूपा देवी ने कहा कि खेल बच्चों व युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालयों, ब्लॉकों व जनपद स्तरों पर नियमित खेलों का आयोजन होना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण के प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार ने एक पत्र परिवहन मुख्यालय को भेजा है। इस पत्र में दिल्ली में वाहनों की एंट्री को लेकर नियम शर्तें बताते हुए सहयोग की अपील की गई है। दिल्ली के परिवहन आयुक्त की ओर से आए इस पत्र में कहा गया है कि चूंकि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहन CNG से चलते हैं, डीजल वाहनों का संचालन बंद हो गया है। बाहरी राज्यों के डीजल वाहन ही यहाँ आते हैं, लिहाजा जो भी बसें यहाँ भेजें वे 10 साल से कम पुरानी हों। इसके साथ ही उनके पास हर हाल में प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली के आयुक्त परिवहन ने उत्तराखंड के परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर 5 साल से अधिक पुरानी डीजल बसों को दिल्ली ना भेजने का अनुरोध किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अनुपयोगी सामान लाने वाले ट्रकों का भी दिल्ली में आना अभी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमा से सटे राज्यों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने को कहा गया है। निगम के GM संचालन दीपक जैन का कहना है कि सभी बसें ऐसी संचालित हो रही हैं जो कि या तो CNG हैं या फिर 10 साल से कम पुरानी हैं। सभी बसों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर रखा गया है। परिवहन निगम दिल्ली के लिए नियमानुसार पूरी तरह फिट बसें ही भेज रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड रोडवेज दिल्ली के लिए रोज करीब 400 बसों का संचालन करता है। चारधाम यात्रा और 15 चयनित ट्रैक्शन सेंटर के पास रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से उत्तरकाशी में 1 महीने और रुद्रप्रयाग में 15 दिनों तक पैरों की थेरेपी के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू, कटरा के 4 विशेषज्ञों की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि दोनों जगह होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 70 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू किया जाएगा। पैरों की मसाज, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, वो हमारी प्राचीन चिकित्सा है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा है जो भारत सहित अन्य एशियाई देशों में काफी प्रचलित है। यह एक ऐसी थ्योरी पर काम करती है जो शरीर के अंगों और तंत्रों से जुड़ी होती है। शरीर के कुछ अंगों पर दबाव देने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं।
रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा विधि में बिना तेल या लोशन का इस्तेमाल किए अंगूठे, अंगुली और हस्त तकनीक द्वारा पैर और हाथ पर दबाव डाला जाता है। प्रशिक्षित फुट थेरेपिस्ट रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए 150 से 300 रुपये लेते हैं और प्रतिदिन 1000 से 1500 रुपये तक कमा सकते हैं। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ यात्रा पर, पैदल यात्रा पर आते हैं, द्रोणागिरी पर्वत पे पैदल यात्रा करते हैं, उर्गम की पैदल यात्रा करते हैं, और भी जहाँ पर हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ के लिए लोग पैदल चलते हैं और थक जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि सिंगापुर में हर 15वीं दुकान, 10वीं दुकान मसाज सेंटर होता है, फुट मसाज वहाँ किए जाते हैं। उसी से प्रेरणा लेते हुए और वैष्णो देवी श्राइन से प्रेरणा लेते हुए वहाँ पर यात्री जो पैदल चलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुट मसाज करते हैं। तो विशेष रूप से चारधाम यात्रा और हमारे 15 चयनित ट्रैक्शन सेंटर के पास रोजगार के अवसर सर्जित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB की ओर से उत्तरकाशी में 1 महीने, रुद्रप्रयाग में 15 दिन तक ये हमारे मसाज थेरेपी चलेगी। रिफ्लेक्सोलॉजी जिसे बोलते हैं, पैर की थेरेपी। इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए जाते हैं और चिकित्सा की जाती है। इसके जो मसाज करने वाले होते हैं वो आपको ये बता देंगे कि आपका लिवर बढ़ा है, कौन से शरीर के अंग में आप व्याधा पैदा हो गई है, कि जैसे जैसे वो पॉइंट्स दबाते हैं अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो वो आपके शरीर का अंग जो है थोड़ा सा विकृत है। तो इसमें मसाज करने से थकान दूर होती है और लोग ज़्यादा फिट होते हैं। तो ये चीज़ का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए वैष्णो देवी के अंदर, श्राइन के अंदर काफ़ी लोग जो हैं इस काम को करते हैं और 1500 से 150 से लेकर के 300 रुपये तक कमाते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का धनार्जन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी जो हमारे पैदल मार्ग हैं, खासकर हमारा केदारनाथ का मार्ग, यमुनोत्री का मार्ग और द्रोणागिरी का पर्वत जहाँ पर लोग पैदल चल के जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के प्रशिक्षित लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा ताकि वहाँ के लोग अपना पैसा भी कमा सकें और जो हमारे अतिथि देवो भवो की भावना से जो यात्री आते हैं उनकी भी हम सेवा कर सकें। इसमें बिना लोशन के और बिना किसी तेल के ये फुट मसाज होती है। ये 23 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 70 से अधिक लोग जो है हिस्सा लेंगे और इसमें बेसिकली इट इज़ एक्चुअली मसाजिंग द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इसमें खासकर यमुनोत्री में, केदारनाथ की यात्रा में और जहां हमारे सुदूर क्षेत्र हैं जैसे नंदा देवी के लोग जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं और जगह जाते हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। हम स्थानीय लोगों को, अभी तो बाहर से लोग आए हैं, बाकी स्थानीय लोगों को ट्रेन करके स्थानीय लोग ही इसका लाभ लेंगे। मूल्य इसमें 100 रुपीज़ टू 150 रुपीज़, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ACP यानी सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन का लाभ दिए जाने को लेकर एकल पीठ के आदेश को चुनौती देती सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। साथ में एकल पीठ के निर्णय को सही ठहराया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायाधीश NS धनिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल शिक्षा विभाग में कार्यरत दिनेश चंद्र जोशी व त्रिभुवन कोहली सहित करीब 48 लोगों ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार उनको ACP का लाभ नहीं दे रही है, जबकि अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। एकल पीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ACP का लाभ दिया जाए। आदेश हो जाने के बाद भी सरकार ने उनको ACP का लाभ नहीं दिया। इसी बीच सरकार द्वारा एकल पीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दिया था। खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ललित सामंत ने बताया, इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ACP मिलने का रास्ता साफ हो गया है।